और अब हमारे देखे छठी सीट, और साथ हमारे साथ जुड़ी है गीता जैन। गीता जैन जी, गीता जैन जी नमस्कार। नमस्कार। जी, यहाँ पर अभी हमारे पास जो एग्जिट पोल आए हैं महाराष्ट्र के, इसमें एनडीए को 9 से 12 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को 9 से 12 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या आप बोलेंगे इसके बारे में? क्या ये सहानुभूति का जो वोटर हैं, सहानुभूति वाले मतदाता हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ में हैं, शरद पवार के साथ में हैं? ये जो सत्ता परिवर्तन का जो खेल है, इससे जनता नाराज हुई है कि एनडीए एनडीए गठबंधन को 9 से 12 सीटों का एग्जिट पोल में जो सर्वे में है, जनता के दिमाग की पकड़ में जो है, वो कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, एग्जिट पोल अपनी जगह है, लेकिन जनता के मन में जो एनडीए के प्रति विश्वास है, जी मैं कहूँ तो मोदी जी के प्रति विश्वास है और महाराष्ट्र में शिंदे जी और फडणवीस के प्रति विश्वास है। वो विश्वास क्यों है? जी विकास की वजह से है। एक विकास जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है लास्ट 2 साल से, इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए या और कोई भी चीज कहिए, वो विकास के विश्वास से कोई कारण नहीं है कि जनता का रुझान एनडीए की तरफ ना हो, और इतना बड़ा नुकसान होने की संभावना से मैं इनकार करती हूँ। जी देखिए, अभी एग्जिट पोल है और हम लोग तो साहब देखिए, गीता मैडम, हम लोग किसी पार्टी के खाते में कितनी सीट जाए कितनी नहीं जाए, कोई हमको कोई विशेष फर्क तो पड़ता नहीं। हम तो जो सही है, जो होने वाला है, जो पीएम की शपथ लेगा उसकी भी खबर दिखाएंगे, चाहे इधर के लोग चाहे उधर के लोग। लेकिन हम जनता का बिल्कुल। मूड जो पकड़ने की कोशिश की है हमारे लोगों ने, हमारे सर्वे में, वो मूड, वो दिमाग किस तरीके से लोगों का कैसे किस तरह कन्वर्ट हुआ है, इसको देख करके एक जो आकलन है, एग्जिट पोल का अनुमान कई दायरे में देखा जाता है। जनता किस तरीके से समझ रही, जनता किस तरीके से हवा बदल रही, जनता का मिजाज क्या सोच रहा है, और वहां पे विकास के ऊपर कितना लोग तारीफ कर रहे हैं, कितना वहां का स्थानीय प्रतिनिधि जो है, जो उस क्षेत्र का है, वो प्रतिनिधि का इंपैक्ट कार्य करने की पद्धति से लोग कितने प्रभावित हैं, ये सारे आंकड़ों पर कहीं न कहीं नजर दौड़ाने के बाद एग्जिट पोल का एक जो गणित है वो लगाई जाती है। तो यहां पर जो एग्जिट पोल में जो 9 से 12 सीटों का नुकसान अभी दिख रहा है, आप बोलें कि ये नुकसान होता हुआ दिखाई नुकसान नहीं होगा, तो क्या फायदा होगा? ये अनुमान फायदा होगा? फायदा होगा तो किस बेस से फायदा होगा? क्या जो पार्टियों को तोड़ करके दो पार्टियां तोड़ी गई, दो पार्टियों को सत्ता में मिलाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, क्या इस खेल से जनता को विश्वास बढ़ा है? जनता को पार्टी के प्रति उम्मीद बढ़ी है? बीजेपी से कुछ और उम्मीद जागी है, या जनता समझती कि खाली सत्ता के लिए खेल खेला गया? नहीं देखिए, ये बिल्कुल सत्ता के लिए खेला गया खेल नहीं है। जो पार्टियां आपके मुताबिक तोड़ी गई है, उनको बीजेपी की विचारधारा पसंद आई, उनका विकास पसंद आया, इसलिए वो एक तबक्का है वो जो बीजेपी के साथ गया है। जी तो ये जो तोड़ने वाली बात है, वो बिल्कुल गलत है। उनकी विचारधारा को लगा कि हमें विकास के साथ जाना चाहिए, तो वो जो लोग हैं वो विकास के साथ गए। इसलिए जनता का विश्वास और बढ़ा है कि जो पार्टी विकास की बात कर रही है, और दिख रहा है, हमें विश्वास दिख रहा है, हमें वो विकास दिख रहा है, और इसीलिए कोई कारण नहीं है कि जनता को कहीं ऐसा हर्ट होने की संभावनाएं हो। उनका विश्वास बढ़ा है, वो पार्टियों में भी उनका विश्वास बढ़ा है कि उन्होंने सही जगह पसंद की, सही विचारधारा को पसंद किया, और विचारधारा के तहत उन्होंने वो पार्टियां वहां ज्वाइन की। जी नहीं, गीता जी एक बात देखिए, देखिए होता क्या है, कर्नाटका का आप आंकड़ा देखिए, पश्चिम बंगाल से इंडिया ने एक फार्मूला को पकड़ा, कांग्रेस और जो कांग्रेस के सहयोगी दलों ने, कि अगर अगर जय भीम जय मीम, यानी बाम जो वोटर्स हैं, दलित और मुस्लिम वोट को अगर हम एक में कन्वर्ट करके उस फार्मूले पर अगर हम मैदान में उतरे, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होता है, जो पश्चिम बंगाल में लोगों ने किया था। और वही फार्मूला कर्नाटका में किया, जिसके चलते कर्नाटका में लोग सरकार बना लिए। वही फार्मूला तेलंगाना में किया, तेलंगाना में सरकार बना लिए। तो ये जहां जहां फार्मूला सटीक बैठा, वहां वहां ये लोग हावी हुए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी गणित, महाराष्ट्र में जय भीम जय भीम का फार्मूला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा और आपका बिहार, आपका उत्तर प्रदेश,
इन जगहों पे इसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जय भीम का दलित और मुस्लिम वोट एक हो जाने से सत्ता को इधर से उधर किया जा सकता है। यह फार्मूला एनडीए गठबंधन ने इसलिए लगाया कि मुसलमानों को उन्होंने जोड़ा कि आपको हिंदुत्ववादी मंदिर 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 को लेकर के मुसलमानों को भड़काया इंडिया गठबंधन ने। दूसरी बात कि अगर इनकी सरकार आ जाती, बहुमत आती है, 400 पार आ जाते हैं, तो संविधान बदल देंगे। इससे दलित वोटरों पे इनका इंपैक्ट पड़ा है। ये जो दो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले कहीं ना कहीं आपके वोटरों पर, आपके वोट बैंक पर बहुत तगड़ा झटका मारा है। देखिए, मैं मानती हूँ राम मंदिर ये एक आस्था का विषय है और वो आस्था उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रही है। और इसका मतलब ये नहीं, आप 3 चरण के बाद मोदी जी के स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहीं एंटी मुस्लिम ये बात नहीं कही। उन्होंने भारत की बात करी, भारत के नागरिकों की बात करी और जो भारत को मानता है, वो इस आस्था को भी मानता है। किसी कोई धर्म के अगेंस्ट वाली बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसलिए आपका ये कहना कि मुस्लिम के लिए, देखिए मुस्लिम को भी वो साथ में लेके चले हैं, सबका विकास ये उनका मंत्र रहा है। तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि मुस्लिम और दलित वोट एक हो जाएंगे, ये विरोधियों ने थोड़ी सी फैलाई हुई हवा है कि संविधान चेंज कर देंगे, जिसका बार बार खंडन मोदी जी ने खुद किया है, भागवत जी ने किया है और हर बड़े लीडर ने ये कहा है कि संविधान चेंज करने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। और लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखेंगे तो जी, संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स कांग्रेस और उनकी सरकार ने ज्यादा नहीं लाए किया हैं। है, नहीं, ठीक है, बीजेपी ठीक है, ठीक है। आपके नेताओं ने काफी तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या वो समझ लोगों में आया? वो वोटों में तब्दील हुआ? वोटरों को जो ये लोग खींच रहे थे अपनी तरफ, वो खींच पाए? ये गणित। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि मोदी जी पे पूर्ण भारत को विश्वास है। आज की ही न्यूज़ ले लीजिए, जीडीपी ग्रोथ 8.2, आज की ही सब ये सब जो पॉजिटिव बातें हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम, देश की जीडीपी ग्रोथ सबको अफेक्ट करती है, कास्ट देख के अफेक्ट नहीं करती। और लोगों को विकास करने वाले लोग चाहिए और इसीलिए मुस्लिम को भी मोदी जी पे विश्वास है, दलित को भी है। और अगर मोदी जी ने कहा है कि वो दलितों के जो संविधान चेंज करने का मानस है वो उनका बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि लोगों को उन पे बिल्कुल विश्वास है। नहीं, ठीक है, आप बदलेंगे नहीं या बदलने की कोई बात नहीं होगी, ये मानते हैं। लेकिन जनता के दिमाग में पहुंचाने वाली बात, जनता के दिमाग में उन्होंने क्या घोला कि ये संविधान बदल देंगे। दलितों के दिमाग में बात पहुंची और ये आपने समझाने की कोशिश की, नहीं हम संविधान को छुएंगे नहीं, संविधान ने तो हमेशा, कांग्रेस ने संविधान से छेड़छाड़ की। लेकिन ये वाकई में दलितों के समझ में अगर आया होगा तो एनडीए का जो 400 पार का आंकड़ा है हो सकता है सही हो, लेकिन एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, एग्जिट पोल में, गीता जी, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, महाराष्ट्र की जनता में, महाराष्ट्र के दलितों में पूरी तरीके से यह बात समझ में नहीं आई है, जिसके चलते 9 से 12 सीटों का नुकसान एग्जिट पोल में, अभी पूर्वानुमान में है, ये नतीजे में होंगे नहीं होंगे, जरूरी हम तो नहीं कह है। रहे हैं कि यही होने वाले हैं। आप बोले नहीं हो सकता है, लेकिन अब जनता ने उसको, दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, मुसलमानों के समझ में कितना आया, दलितों के समझ में कितना आया, राम मंदिर ही मुद्दे पे खाली तक कायम हुआ, मुसलमानों को इन्होंने अपनी तरफ खींचा या नहीं खींचा, मुस्लिम एकजुट होकर के एनडीए के साथ गए या एनडीए के साथ गए, ये पूरा आंकड़े में एग्जिट पोल को देखा जाता है उस हिसाब से। लेकिन आप लोग अपने अनुमान पे, अपनी चीजों पे जैसे तरीके से होता है, जो वोट बैंक होता है, किधर वोट पड़ता है। और एक बात और है गीता जी, देखिए जहां जहां वोट परसेंट कम होते हैं, जब जब तब तब बीजेपी को नुकसान होता है। ये पुरानी गणित है, जब जब परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। ये देखिए, ये जो हमारे हमारे पास जो आंकड़े हैं, ये महाराष्ट्र का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं आपको। एनडीए को 29 से 34 सीट दिख रही है, 29 से 34 सीट, जिसमें आपके राज ठाकरे भी साथ थे, अजित पवार भी साथ थे, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पूरी लेके साथ में थे, और बीजेपी पूरी अपनी एड़ी चोटी एक लगाई। और इंडिया गठबंधन को 13 से 18, जो पिछली बार 5 सीट थी वो 13 से 18, मतलब 9 से 12 सीटों का फायदा हो रहा है, अन्य में एक, जो भी है। चलिए, अब ये आंकड़े एग्जिट पोल के हैं, कई एजेंसियों के इसी तरीके के आंकड़े आ रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये दोनों लोगों ने पूरी तरीके से उन वोटरों को, जो वोटर पार्टी के तोड़ने से नाराज थे, उनको अच्छी तरह के समझा नहीं पाए क्या?
नहीं, मैं नहीं मानती। मैं फिर कहती हूँ कि 2 साल के पहले जो घटना हुई थी, उसके बाद एक एक्सेप्टेंस था लोगों में कि ठीक है, एक विचारधारा के लोग एक साथ हैं। पार्टी तोड़ने वाला विषय मैं आपसे सहमत अब भी नहीं हूँ। मैंने एक वही विचारधारा कहा कि कैसे बोलेंगे? अजीत पवार तो एनसीपी के साथ थे, वो विचारधारा कैसे आ सकती है? देखिए, अ, अजित पवार जी ने भी बाद में ये कहा कि हम विकास के साथ हैं। जी। आपको मोदी जी क्यों चाहिए? भारत की जनता को मोदी जी क्यों चाहिए? भारत को मोदी जी क्यों चाहिए? क्योंकि भारत की जनता को एक सुरक्षित माहौल चाहिए जो मोदी जी ने लास्ट 10 सालों में दिया और आगे भी देने की गारंटी दे रहे हैं। देश की जनता को ग्लोबली जो हमारी इमेज अच्छी हुई आप देखिए उसमें कोई धर्म के लोग नहीं होते। मुस्लिम हो, हिंदू हो, उनको बड़ा अच्छा लगता है हमारा भारत ग्लोबली बहुत तरक्की कर रहा है। सीना तान के हम दूसरे देशों में जा रहे हैं तो हमें वो प्यार, वो सम्मान मिल रहा है। ये बात मायने रखती है। देश की जनता को एक विकसित, मैं बार-बार विकास पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में आप समृद्धि देखिए, कोस्टल रोड देखिए, बाकी सब चीजें देखिए, इतने एयरपोर्ट खुल रहे हैं। तो ये सब जो विकास हो रहा है तो देश की जनता को वो विकसित राष्ट्र चाहिए जो मोदी जी ने लास्ट 10 सालों में निरंतर देने देने का प्रयत्न किया है जिसमें वो सफल रहे हैं और आगे भी देंगे और ये विश्वास जनता को है कि ये जो सफलता का रथ है वो कहीं नहीं रुकेगा और इसलिए ये बाकी सब चीजों को अपार्ट रखते हुए मोदी जी को ये प्यार जरूर जनता का मिलेगा। लोगों के समझ में आता है कि जो विकास है वो गुजरात से निकला, लेकिन जाकर के अदानी और अदानी अंबानी के घर में जाके बैठ गया, बाहर निकलता ही नहीं। देखिए कहने को इस तरह से विरोधी का तो ये काम ही है कि इसी तरह से अडानी अंबानी आज से नहीं है। जी। आज अंबानी जी आप बोलिए कि कब से हैं, वो क्या आज ही इतने बड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, वो तो विरोधियों को बोलने की तो कुछ ना मनमोहन के कुछ कार्यकाल से ही आगे बढ़ते रहे जी। आगे बढ़ते रहे हैं। जी। तो ये तो ग्रोथ, ये भारत के विकास के साथ साथ ग्रोथ होना ये बहुत सामान्य बात है और ये एक्सेप्टेबल बात है। लोगों को आप कितना भी कहिए अडानी अंबानी तो इनको पता है टाटा अडानी अंबानी ये सब पहले से घराने हैं जो आगे थे। जी। तो जी। ये जो गलतफहमी बताई जा रही है, लोग समझते हैं कि ये गलतफहमी हमें बताई जा रही है। अंबानी का नाम आज से नहीं है, मनमोहन जी के ज़माने से है। तो आज क्या नया हुआ है? जी। बल्कि आज नया विकास का मुद्दा मैं कहूँगी कि ज़रूर हुआ, ये नया भारत है और नए भारत के विकास पुरुष भी नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। मीरा भाईंदर में क्या लग रहा है? बिल्कुल हमारे मस्के जी आगे बढ़ेंगे और जीत के आएँगे। जीत के आएंगे। महायुति का विजय होगा। लेकिन लेकिन हितेंद्र ठाकुर तो कुछ और बोलते हैं। जी, हितेंद्र जी वसई विरार में हैं। जी। इनका इम्पैक्ट इधर भी मतलब रहता है मैं कहीं? मेरा भाईंदर आपके समर्थन में, आपके साथ में है? मैं आप मीरा भाईंदर में हो इधर की इधर लोकसभा सीट पे देखिए समर्थन में हितेंद्र उन्होंने जी कुछ के दिया, या इनका उनका हितेंद्र जी इधर वैसे वर्चस्व नहीं है? नहीं, बात है उनका दायरा ही वसई विरार पालघर वहाँ रहा है जी। और यहाँ वसई विरार से उन्होंने बहुत कुछ राजकीय हलचल यहाँ से की नहीं, तो वहाँ है उनका, वो यहाँ मीरा भाईंदर में है। जी। तो क्या लगता है मंडोसा जी पूरी तरीके से आपके साथ में, बीजेपी के साथ में जी जान से हैं या नहीं है? बिल्कुल मेंडोसा जी पूरे जी जान से हमारे साथ हैं। जी। लेकिन शरद पवार के साथ उनका बहुत करीबी नाता रहा है। जी हाँ, लेकिन अब की बार उन्होंने बिल्कुल दिल से महायुति के लिए काम किया है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब सीट इस बार मस्के जी को आप जिता रही हैं इस लोकसभा सीट से? जी, हम कोशिश ज़रूर वही की है और मुझे लगता है कि हम सफल भी होंगे। चलिए।